हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम करने वाले हैं प्रोटीन क्लास लेक्चर, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे और फिर डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा इंजाइम शुरू होगा और इंजाइम में मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर लगेगा। फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे सेल साइकिल। ठीक है, आई होप आपको बायोमोलिकुलर ईजी लग रहा होगा पहले से, और अब एनसीईआरटी और भी समझ में आ रही है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोटीन को हम उनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। ठीक है, बट अब हम प्रोटीन को 4 स्ट्रक्चर पर डिफाइन करेंगे। किस बेसिस पे? उनके फोल्डिंग के बेसिस पे, उनके बॉन्डिंग के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला जिसमें होगा पार्ट होगा वो कौन है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। अब जो जैसे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हुआ है ना, जैसे मानिए एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा अमीनो एसिड है और ये फिर तीसरा अमीनो एसिड है। ठीक है, वे आपस में किसके थ्रू ज्वाइन है? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें ये जो सीक्वेंस बना रहा है पॉलीपेप्टाइड का, इसमें क्या एक्चुअली डिनोट हो रहा है कि पहला नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, दूसरे नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, तीसरे नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, या फिर हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि किस पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है जो एक प्रोटीन को बना रहा है। तो ये बोल रहा है कि इन प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। प्रोटीन में पोजिशनल इंफॉर्मेशन कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पे है वो डिफाइन करता है। विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड विच इज द सेकंड एंड विच इज सो ऑन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या बताते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है। ठीक है, जैसे पहला पोजीशन में कौन सा अमीनो एसिड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्लाइसिन है, यहाँ पे वेलिन है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है। तो जैसे पहला पोजीशन पे ट्रिप्टोफैन है, दूसरा पोजीशन पे आपका वेलिन है, तीसरा पोजीशन पे आपका क्या है, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन और यहाँ पे ग्लाइसिन है। तो हम बता रहे हैं कि कौन से नंबर पे कौन से अमीनो एसिड है। तो ये जो स्ट्रक्चर बताता है, जो ऐसे हम डिफाइन करते हैं अमीनो एसिड को या फिर प्रोटीन को, तो हम वैसे क्या वो किस स्ट्रक्चर में आता है? वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, अब प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन। हम प्रोटीन को कैसे इमेजिन करते हैं? एक लाइन की तरह। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक अमीनो एसिड एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड आपका क्या है? ज्वाइन है। ठीक है, जैसे ग्लाइसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन, अर्जिनिन वगैरह है। तो ये जो सबसे लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में वो जो अमीनो एसिड होगा वो क्या कहलाएगा? पहला अमीनो एसिड। और जो सबसे लास्ट में होगा, यानी जो राइट साइड पे जो अमीनो एसिड होगा वो क्या कहलाएगा? मतलब जो राइट एंड पे होगा वो क्या कहलाएगा? लास्ट अमीनो एसिड। ठीक है, लास्ट अमीनो एसिड। और जो फर्स्ट वाले पे होगा, यानी जो लेफ्ट साइड पे होगा, वो क्या कहलाएगा आपको? फर्स्ट अमीनो एसिड। ठीक है, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। जो पहला अमीनो एसिड है वो एन टर्मिनल एसिड है। क्यों कहते हैं? देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर बना है अमीनो एसिड का, ठीक है, यहाँ पे H लगाते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप, यहाँ पे COOH और यहाँ पे क्या है? NH2। ठीक है, फिर अगर अगला यहाँ पे हम फिर से हम बनाते हैं NH2, एक दूसरा अमीनो एसिड H, यहाँ पे R वेरिएबल ग्रुप कुछ अलग है और COOH। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर क्या फॉर्म करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप अगर ध्यान देंगे तो जो ये पहला अमीनो एसिड है, इसके लेफ्ट साइड में भी कौन सा है? N है, नाइट्रोजन का N है। और देखिए, अगर जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उसके राइट एंड है ये, तो राइट एंड पे कौन सा है? C। तो ये बोलेगा द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल एसिड। क्यों? क्योंकि देखिए आप N यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, ठीक है, एंड द लास्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द C टर्मिनल अमीनो एसिड। अब C टर्मिनल अमीनो एसिड क्यों कहते हैं अभी हमने देखा। ठीक है, मैं अगर आपको फिर से अगर बताऊं, ठीक है, देखिए यहाँ पे COOH अल्फा अमीनो एसिड हम बना रहे हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत से अमीनो एसिड, फिर लास्ट वाला होगा यहाँ पे NH2 CH, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ग्रुप और यहाँ पे COOH। तो ये राइट एंड है जिसे हम क्या करते हैं कि सबसे लास्ट पार्ट होगा, और ये जो लेफ्ट एंड है तो क्या होगा? जो अमीनो एसिड का फर्स्ट एंड होगा। तो फर्स्ट एंड में भी इसके सबसे पहला कहाँ से क्या शुरू हो रहा है? नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का N। और देखिए ये जो लास्ट हो रहा है अमीनो एसिड, तो इसका सबसे अंत कौन सा हो रहा है? कार्बन से हो रहा है। तो इसलिए हम फर्स्ट अमीनो एसिड को भी क्या कहते हैं? एन टर्मिनल अमीनो एसिड, और लास्ट अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? C टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बोला कि प्रोटीन है
वो उसके पास एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है। ठीक है, ये प्रोटीन है एक, ठीक है, अभी दूसरा प्रोटीन है, तो इसमें दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, और अभी दिन दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन किसके थ्रू ज्वाइन हो सकता है, सल्फर के थ्रू या फिर हाइड्रोजन के थ्रू या फिर दो सल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। अब देखिए each polypeptide in a protein has a amino acid link with each other in a specific sequence, and it is this sequence amino acid that is said to be the primary structure of that protein। अब ये क्या बोला है कि हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, जैसे एक तरह का पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें जो भी एमिनो एसिड का जो लिंकेज होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज होगा। ठीक है, ठीक है, और इस सीक्वेंस का अरेंजमेंट, जब ऐसे सीक्वेंस का अरेंजमेंट होता है हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन पे एमिनो एसिड का, तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन हम समझ के क्या कहते हैं, एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन। अब देखिए इसका क्या मतलब है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन लीजिए, यहाँ पे डिफरेंट एमिनो एसिड है। ठीक है, ये पहला पेप्टाइड चेन है। अब मानिए यहाँ पे क्या है, ग्लाइसिन, यहाँ पे क्या है, वेलिन, यहाँ पे क्या है, ट्रिप्टोफैन, और यहाँ पे क्या है, अर्जिनिन। ठीक है, अब मानिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इस एमिनो एसिड को इससे रिप्लेस करेंगे और इसको इससे, तो यहाँ पे लिखिए पॉलीपेप्टाइड चेन हम बना रहे हैं, पहला तो ग्लाइसिन हम बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलिन, और लास्ट वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, अर्जिनिन। तो देखिए ये हम हल्का सा इम्यूनो एसिड का सीक्वेंस चेंज किए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया, यानी डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बन जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो भी सीक्वेंस डिफाइन होता है वो किसके थ्रू डिफाइन होता है कि उस पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। अगर हम एमिनो एसिड का सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो हमारा प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब क्या है, पॉलीपेप्टाइड का टाइड का स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, एमिनो एसिड का लिंकेज शो करता है एक लाइन पे, एक फाइबर पे। ठीक है, और जो भी होता है उनमें जो लेफ्ट एंड एक राइट एंड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट एंड को हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल एसिड, एन टर्मिनल एमिनो एसिड, और राइट एंड को हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल एमिनो एसिड। और जो लेफ्ट एंड पे जो पहला एमिनो एसिड होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एमिनो एसिड, और राइट एंड पे हमारा क्या होता है, लास्ट एमिनो एसिड होता है। ठीक है, अब वही बोले कि अब प्रोटीन के पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकता है, और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में हमारा एमिनो एसिड सीक्वेंसली अरेंज होता है। अगर हम इस सीक्वेंस को डिफरेंट इंटरचेंज करेंगे या फिर दूसरा एमिनो एसिड लगाएंगे तो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेंज हो जाएगा। अगर पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस चेंज होगा तो हमारा प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही बोला है कि एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन, कॉज इट्स विल क्रिएट अ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोटीन। अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। जैसा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो प्रोटीन का जो थ्रेड था वो इस तरह अरेंज था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ऐसा स्ट्रेट रॉड ये हमेशा ही अरेंज हो। कभी कभी क्या होता है, ये थ्रेड हमारा कुछ हेलिकल फॉर्म बनाता है या फिर कुछ बीटा प्लेटेड बना देता है। ठीक है, अभी हेलिकल बीटा प्लेटेड क्या है वो आगे हम देखते हैं। वही बोला कि द थ्रेड, यानी थ्रेड यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, polypeptide chain. The polypeptide chain is folded in the form of helix similar to revolving staircase। ये सब घूमता हुआ सीढ़ी देख रहे हैं, ये इस तरह हमारा जो होता है पॉलीपेप्टाइड कभी कभी हेलिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब बोला कि हाँ, ऐसा नहीं कि पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे ऐसे घूम गया, कुछ पोर्शन होगा, यानी एक थ्रेड होगा। अगर हम इस थ्रेड को ले तो इसका जो होगा माने लोअर केस को, कुछ लोअर पार्ट हमारा स्टेट केस में यानी हेलिकल फॉर्म में अरेंज हो जा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। अब इसमें प्रोटीन में क्या होगा कि ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। कैसे, अब राइट हैंड कहने का मतलब ये अगर लेफ्ट लेंगे और ये राइट लिखते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो देखिए ये लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, लेफ्ट से राइट पे जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो राइट हैंडेड, राइट से लेफ्ट पे जा रहा है तो लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट से राइट पे जा रहा है ये इसको हम क्या कहेंगे कि राइट हैंडेड प्रोटीन है। क्या है, राइट हैंडेड प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन होता है उसमें जो हेलिकल किस तरह मूवमेंट करता है, राइट हैंडेड के थ्रू। कैसे, बीटा डीएनए में हमारा जो है हेलिक्स का फॉर्म था वो भी राइट हैंडेड था, तो उसी प्रकार जो प्रोटीन में जो हमारा हेलिक्स का फॉर्म होगा वो कैसा होगा, राइट हैंडेड। ठीक है, अब राइट हैंडेड क्या हमने देखा, अदर रीजन ऑफ द पोर्शन दैट आर फोल्डेड इनटू द फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बोल रहा है
कि ये जो हेलिक फॉर्म्स यहाँ पे किया है, इसी स्ट्रक्चर को हम जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी या फिर हमसे 2 डिग्री पे डिनोट करता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिफर टू द शेप इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या रेफर्स करता है कि पॉलीपेप्टाइड का शेप किस फॉर्म में है, क्या वो हेलिकल फॉर्म में है, क्या फिर वो फाइबर का बीटा प्लेटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एक सिंपल थ्रेड रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप। कैसा शेप, कि वो जो थ्रेड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह फोल्डेड किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन ही फोल्डेड है, कुछ पोर्शन ही पॉलीपेप्टाइड का हेलिकल फॉर्म में होगा या फिर किसी अदर शेप में फॉर्म होगा। ठीक है, अगला है कि फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो कितने तरह का मिलता है, 2 डिफरेंट टाइप्स में। कौन कौन सा, एक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो पहला कौन सा है, अल्फा हेलिक्स, और दूसरा कौन सा है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये कैसा है, आपका अल्फा हेलिक्स को डिनोट कर रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है आपका किसको डिनोट कर रहा है, बीटा प्लेटेड सेट को। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर arises ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो हेलिकल फॉर्म यानी जो स्ट्रक्चर जो राइज किया कौन कौन सा, एक हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड सेट, वो किस तरह राइज हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा था। अब किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा था, आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, आपने पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में देखा, आपको पता है कि पेप्टाइड चेन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक यहाँ पे एमिनो एसिड बना रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, C डबल बॉन्ड O NH, एक पेप्टाइड बॉन्ड है। फिर अगला एमिनो एसिड है, यहाँ पे हम A1 एमिनो एसिड लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा एमिनो एसिड लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O NH, फिर यहाँ पे क्या होगा, तीसरा एमिनो एसिड। ठीक है, तीसरा एमिनो एसिड, उसी तरह यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, तो ये जो होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ का जो H आपस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ पे मान एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है एक N और H, तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और NH बॉन्ड किसके में, एक तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हुआ और एक दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड हुआ। तो इन दोनों पेप्टाइड बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है। स्टेट चेंज से कैसा हो जा रहा है, हेलिकल फॉर्म में या फिर बीटा प्लेटेड सेट में। तो ये बोल रहा है कि दिस स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन में हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड में हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो किस तरह पेप्टाइड बॉन्ड में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हम यहाँ पे देखें, और ये स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जो पहला स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर रहा था वो क्या था, वो था आपका अल्फा हेलिक्स। क्या था वो, अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स क्या है, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन कैन चेंज फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो सब अल्फा हेलिक्स क्या है, मोस्ट कॉमन वेज है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय ट्विस्टिंग इनटू द राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स। किस तरह, राइट हैंडेड स्क्रू में। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, विद NH ग्रुप ऑफ ईच एमिनो एसिड रेसिड्यूज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द COH सिंगल बॉन्ड ग्रुप ऑफ एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स। तो ये बोल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए अल्फा हेलिक्स क्या है, ये जो अल्फा हेलिक्स है ये आपका मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइंड होता है, और ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है पहले वाले पेप्टाइड बॉन्ड के किससे, NH ग्रुप, और दूसरे वाले पेप्टाइड बॉन्ड के C डबल बॉन्ड O यानी कीटो ग्रुप से। ठीक है, C डबल O यानी कीटो ग्रुप से, और ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, हेलिकल फॉर्म में। ठीक है, तो हमने हेलिकल फॉर्म कैसे हुआ वो हम देखें। ठीक है, अगर मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँ तो आप ध्यान से देखिए, सिंपल है, आप उतना मत सोचिए। ठीक है, मैं आपको इजीली में भी समझा सकता हूँ हेलिक्स फॉर्म। ठीक है, देखिए पहला एमिनो एसिड, अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O
NH लिखिए, ठीक है। तो दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे है, इसका भी C डबल बॉन्ड, इधर C डबल बॉन्ड वो ऊपर लिखिए और NH, और यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड। तो C डबल बॉन्ड वो यानी दूसरे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का, और पहला पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड तो ये है, तो उसके NH से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये हेलिकल फॉर्म क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म। और जो अल्फा हेलिक्स फॉर्म जो हो रहा है, जो इस हेलिकल फॉर्म करता है वो कैसा हेलिकल फॉर्म करता है आपका, राइट हैंडेड। अब है सेकेंड बीटा प्यूटेड सीट। तो बीटा प्यूटेड सीट क्या, इन बीटा प्यूटेड सीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड out to nearly maximum extension and then laid side by side which are held together by a intermolecular hydrogen bond। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड चेन होगा, ठीक है, बीटा प्यूटेड सीट में, वो आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाइए C डबल बो NH, दूसरा यहाँ पे अमीनो एसिड लीजिए, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड NH। सिमिलर केस में एक दूसरा यहाँ पे आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनाइए, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, और यहाँ पे भी दूसरा अमीनो एसिड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH, एंड इस तरह आपका डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर रहा है। और इसमें इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यानी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने का मतलब क्या है कि आपस में तो अल्फा हेलिक्स में हो रहा था ना, आपस में ही हो रहा था, ये अल्फा हेलिक्स में देख रहे होंगे। और बीटा प्यूटेड सीट में क्या हो रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड, अगर पहला पेप्टाइड चेन है और दूसरा पेप्टाइड चेन ये है, तो पहले वाले से C डबल O और दूसरे वाले से NH ग्रुप से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो कैसा फॉर्म कर रहा है, इंटर मोलिकुलर। जबकि अल्फा हेलिक्स में क्या हो रहा था, कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, इंट्रा मोलिकुलर। तो बीटा प्यूटेड सीट में क्या है, इन बीटा प्यूटेड सीट स्ट्रक्चर ऑल द पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। इसमें जो पेप्टाइड चेन नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन में आपका फॉर्म करेगा, और उसके बाद क्या होगा कि साइड बाय साइड ये दोनों रहेंगे, और दोनों साइड बाय पेप्टाइड बॉन्ड आपस में एक दूसरे की तरह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करेंगे। दिस स्ट्रक्चर रिजेंबल द प्लीटेड सीट, प्लीटेड फोल्ड ऑफ ड्रैपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्यूटेड सीट। बीटा प्यूटेड सीट, तो ये जो बीटा प्यूटेड सीट है वो किससे रिजेंबल करता है, ड्रैपरी के, ठीक है, ड्रैपरी से, ठीक है। तो आप देखें कि अल्फा हेलिक्स कैसा है, इसमें देखा जाए तो सिमिलर अपने ही पॉलीपेप्टाइड चेन में जो भी पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उन इनमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, और बीटा प्यूटेड सीट में आपको क्या होगा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्रिएशन होता है। अब थर्ड देखें, टर्सरी स्ट्रक्चर। अब टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, तीसरा, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका ओवरऑल फोल्डिंग बता रहा है किसमें, पॉलीपेप्टाइड चेन में, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम क्या देखते हैं कि कुछ पोर्शन ही फोल्ड कर रहा था, और टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का ओवरऑल ही फोल्डिंग हो जा रहा है। और ये जो फोल्डिंग हो रहा है हम क्या कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद फोल्डिंग हो रहा है, ठीक है। इट गिव राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूल शेप। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी प्रोटीन होंगे उनके दो मोलिकुलर शेप आएंगे। फर्स्ट इज फाइब्रस एंड सेकेंड वन इज ग्लोबुलर। तो फाइब्रस हमने देखा, और ग्लोबुलर जब हम प्रोटीन का उनके शेप के बेसिस पे डिफाइन करते हैं वहाँ पे हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। फाइब्रस क्या है, केराटिन, और जो उनके एग्जाम्पल थे, और ग्लोबुलर में आपका जो एग्जाम्पल था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर के बारे में, तो ये था, ये जो आप फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन देख रहे हैं ये हमारा कैसा है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसमें हमने क्या देखा था कि जो फाइब्रस प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसा होता है, दो सल्फर होता है, ठीक है। और एक जो होता है फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इस एग्जाम्पल क्या था, केराटिन, जो कि कहाँ मिलता है आपको, हेयर में मिलता है, ऊल में मिलता है, और सिल्क में मिलता है। अगर मायोसिन कहाँ मिलता है आपका, मसल में मिलता है। तो केराटिन मायोसिन कैसा है, फाइब्रस प्रोटीन है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, और इनके दो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे। अगर हम बात करें ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन के बारे में, द स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपको इसको ऐसे कॉइल अराउंड करके स्फेरिकल शेप बनाता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है सॉल्युबल इन वाटर होता है। एग्जाम्पल इंसुलिन एंड एल्बुमिन। ये जो दोनों स्ट्रक्चर है हमारे कैसे हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। द लॉन्ग प्रोटीन
chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to a tertiary structure. This gives a three-dimensional view of the protein. अगर जो 3D व्यू दिखा रहा है हमारा प्रोटीन का, क्यों? क्योंकि जो हमारे वुलन बॉल समझते हैं ना, ऊन का गोला, ये जैसे हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपका स्ट्रेट है, ये आपका गोल गोल घूम के एक 3D स्ट्रक्चर बना के गोल बना दे रहा है, ठीक है। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कैसा बन रहा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये 3D शेप दे रहा था। अब बोला था मेन फोर्स विच स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर, कौन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन वाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम देख रहे थे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में था, और हम टर्टियरी स्ट्रक्चर में हम देख रहे थे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि हमारा फाइब्रस प्रोटीन में था, और वैन वाल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मिलता है, ठीक है। तो बोला कि जो सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है? इस 3 बॉन्ड के थ्रू। या याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज एंड वैन डर वाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये हमारा चौथा टाइप है। इसमें क्या होता है कि सम प्रोटीन आर असेंबलीज ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे हर जगह हम देख रहे थे कि कुछ कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंगल बन रहे थे, कुछ डबल तो बन रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन, अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब बोल रहा है कि इसमें किस तरह हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर उसके सब यूनिट अरेंज्ड है, वही हमारा उस प्रोटीन का आर्किटेक्चर को डिफाइन करेगा, अदरवाइज हम इसे कह सकते हैं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। एग्जाम्पल, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट्स। इसमें क्या रहेगा, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर है इस पॉलीपेप्टाइड चेन का, ये आपस में ऐसे अरेंज करके एक आपको क्या करेगा, दिख रहा है, बॉक्स के क्रिएशन कर देगा, क्यूबिकल बॉक्स का। ये जो क्यूबिकल बॉक्स है ये आपको क्या दिखा रहा है कि आर्किटेक्चर दिखा रहा है कि किस तरह हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बॉन्ड अरेंज्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन रहा है। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रिफर्ड एज सब यूनिट। यहाँ पे जो सब यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, सब यूनिट क्या है कि कुछ प्रोटीन है और जो आपके 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, तो जो उसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब यूनिट्स कहते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट विच रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है? ये जो सब यूनिट्स यानी मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो आपस में उनका स्पेशल अरेंजमेंट किस तरह है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट हेमोग्लोबिन यानी एडल्ट ह्यूमन ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। 2 of these are identical to each other, hence 2 subunits of alpha types and 2 subunits of beta types, ठीक है। Together constitute the human hemoglobin। बोलो हेमोग्लोबिन में क्या होता है कि टोटल 4 सब यूनिट्स हैं, यानी टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है वो सिमिलर है और जो दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी सिमिलर है। तो जो पहला है उसे हम कहते हैं अल्फा सब यूनिट और जो दूसरा उसे हम कहते हैं बीटा सब यूनिट। तो 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट टुगेदर कंबाइंड फॉर्म क्या कहते हैं? आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसका? हेमोग्लोबिन का, ठीक है। हेमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? आपको रेड ब्लड सेल में मिलता है, जो कि आपका गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगला पोर्शन हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन प्रोटीन क्या है आइए देखते हैं। प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब बोल रहा है कि जो प्रोटीन है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसा मिलता है? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में मिलता है। कैसा? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। अब जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का है उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? नेटिव फॉर्म में है। या फिर जैसे हम बात करें कोई प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन आपका फंक्शनल है तो हम क्या कह देंगे? अगर ये फंक्शनल है तो हम कहेंगे ये प्रोटीन आपका कैसा प्रेजेंट है? आपका नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, किसमें? बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। When a protein is in native form, it is subjected to a physical change like change in temperature। अभी जो नेटिव फॉर्म में आपका जो हमारा प्रोटीन मिलता है इनमें कुछ चेंजेज होने लगते हैं, बहुत ऐसे चेंजेज आएंगे। जैसे अगर फिजिकल चेंज में बात करें तो टेम्परेचर में चेंज होगा, या फिर हम केमिकल चेंज में बात करें तो उनकी पीएच में भी चेंज आ सकता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा उनमें, ठीक है। तो जो हमारा नेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन वो किसके थ्रू डिस्टर्ब हो सकता है? फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हमारा क्या आ जाएगा? टेम्परेचर
और केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा हमारा पीएच या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड उनका टूट जाएगा। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी हमारा सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का इंफॉर्मेशन हो रहा था पेप्टाइड बॉन्ड में। अगर वही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हमारा टूटने लगेगा। Number two, due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. अब denaturation of protein क्या है? ये जो हेलिक्स फॉर्म है ये किसका है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का है। और जो क्या है ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल क्या है आपका 3 डिग्री प्रोटीन है। तो ड्यू टू दिस यानी केमिकल और फिजिकल चेंज या फिर हम टेम्परेचर का बात करें या फिर हम पीएच चेंज हो रहा है या फिर हम हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो इससे क्या होगा जो ग्लोबुलर फोल्ड यानी जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा अनफोल्ड कर जाएगा और या फिर जो हेलिक्स स्ट्रक्चर जो कि सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल्ड हो जाएगा। ठीक है, अनकॉइल्ड होकर स्ट्रक्चर बना देगा जिसकी वजह से क्या होगा प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो सेकेंड और 3 डिग्री में जो हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी का फॉर्म कर रहा था काम कर रहा था वो इनका टूटने लगेगा किसकी वजह से फिजिकल और केमिकल चेंज की वजह से। तो बोला ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। डीनेचुरेशन क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा कहाँ मिलता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर में, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारा क्या मिलता है? हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमारे टेम्परेचर पीएच या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो इसे डिस्टर्ब नहीं होता है। इसके लिए हमारा हाई टेम्परेचर चाहिए जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा ये चेंज होने लगता है, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगता है। तो डीनेचुरेशन में हमारा क्या होता है कि सेकेंड डिग्री और टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय होता है जबकि हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता है या फिर रिमेन इंटैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड पे कोई उनका असर नहीं होता है। द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। जैसे वाइट जो हम देखते हैं एग में जो वाइट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक येलो पार्ट होता है। तो जो व्हाइट पार्ट का जो क्या होता है येलो वाले को हम यॉक कहते हैं। ठीक है, एंड जो व्हाइट वाले पार्ट को पता नहीं क्या कहते हैं, सॉरी, वो क्या होता है कोगुलेट होता है यानी जम के सॉलिड फॉर्म करने लगता है। वो किसकी वजह से होने लगता है? वो हमारे जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से यानी फिजिकल चेंज की वजह से और हम कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन हो रहा है। वही हम बात करें अनदर एग्जाम्पल जिसमें कटिंग ऑफ मिल्क है। कटिंग ऑफ मिल्क यानी दही का बनना विच इज कॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। तो जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू मिल्क में, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है और जो हमारा मिल्क है वो किस में फॉर्म करता है? कर्ड में। तो जो कर्डिंग ऑफ मिल्क और बॉइलिंग कोगुलेशन ऑफ वाइट एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है कि हमारा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे काम करता है, जबकि इंजाइम क्या होता है गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है जैसे जिंक वगैरह का बात करें, ठीक है, ये सब क्या होगा कि हमारा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काम करेगा। वही हमारा जो इंजाइम है जैसे राइबोलोज वगैरह ये सब हमारा हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो टेम्परेचर का यहाँ पे एक अनुमान देखिए वो मतलब एक एवरेज दिया नियरली या फिर एबो 40 डिग्री सेल्सियस। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे वो क्या बता रहे देखिए कि जैसे कुछ भी हो हाउएवर एंजाइम आइसोलेट, एंजाइम को जब हम आइसोलेट करते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म में जो कि नॉर्मली कहाँ लिव करते हैं? हाई टेम्परेचर में, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में, जैसे हॉट विंड या फिर सल्फर स्प्रिंग आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर अप टू द 80 डिग्री सेल्सियस, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए नॉर्मली एंजाइम हमारा क्या होता है? डीनेचर हो जाता है किस पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचर करने का मतलब उसके सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह सब टूटने लगेगा। लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि हाई टेम्परेचर पे पहले ही रहते हैं उनके वैसे ही डिप्रेशन हो जाएंगे और उनके जो एंजाइम्स होंगे वो आपके जो इंजाइमेटिक या फिर इंजाइमेटिक पावर या फिर कह सकते हैं कैटालिटिक पावर वो भी शो करेगा हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि तब तक ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो गया, उनके एंजाइम का भी जो इफिशिएंटली वर्क होता है वो भी अडेप्टेशन के थ्रू मोर इफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो कि हाई टेम्परेचर रहते हैं उनका जो एंजाइम होता है उसमें जो क्वालिटी होता है वो क्या होता है कि थर्मल स्टेबल होता है। जैसे टैक पॉलीमरेज बात करेंगे हम बायोमोलिक्यूल बोल रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, तो टैक पॉलीमरेज क्या होता है? हमारा हाई टेम्परेचर भी वर्क इफिशिएंटली करता है, जो कि हमारा दो न्यूक्लिक एसिड का जो बॉन्ड होता है या फिर हाइड्रोजन में बोल रहा हूँ
शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है, वो सब। तो ऐसा क्यों करता है कि हाई टेम्परेचर पे तो एंजाइम का कैटालिटिक पावर तभी एक्टिविटी है और हमारा वो काम भी कर रहा है, तो हम यूज़ कर सकते। तो इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एग्जांपल हॉट वेंट, सल्फर स्प्रिंग आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर। हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाले ऑर्गेनिज्म के जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी अपना कैटालिटिक पावर शो करते हैं और स्टेबल होता है। और ये जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है वैसे इस एंजाइम के लिए जो हमारे थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो थैंक्स, आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट हुआ, प्रोटीन पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम एंजाइम शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, स्टे मोटिवेटेड।